नेक्स्ट आपकी हैं जो डीप सर्वाइकल फेशियल स्पेस की इन्फेक्शन है। जो अभी तक आपने पढ़ी हैं वो आप समझ लें प्राइमरी फेशियल स्पेसेस की इन्फेक्शन है, जो डायरेक्टली टूथ के इन्फेक्शन और ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन से स्प्रेड हो सकती हैं। और अगर उन प्राइमरी फेशियल स्पेसेस से आगे डिजीज़ स्प्रेड करेगी तो जो नेक की स्पेसेस में चली जाएगी तो उनको आप कहेंगे डीप सर्वाइकल फेशियल स्पेसेस। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ वो दो स्पेसेस के बारे में बताता है, जिसमें एक लैटरल फेरेंजियल स्पेस है और दूसरी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है। जो लैटरल फेरेंजियल स्पेस है उसको पैराफेरेंजियल स्पेस भी कहते हैं। और ये बेसिकली आसानी से समझने के लिए ये है कि जो फेरेंक्स के अराउंड जो स्पेस होगी उसको आप लैटरल फेरेंजियल स्पेस कहेंगे, और जो फेरेंक्स के पोस्टीरियरली स्पेस होगी उसको आप रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहेंगे। अब इसको विजुलाइज़ करना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है उसको समझने के लिए, लेकिन जो इसमें से इम्पॉर्टेंट बात होगी और जो आसानी से समझने के लिए जो चीज़ होगी वो हम इसमें से पिकअप करके ना उसको समझ लेते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपको पता हो कि क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। तो जब भी आपकी कोई इन्फेक्शन आपने पढ़ा कि सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर स्पेस से पोस्टीरियरली चली जाएगी डीप फेशियल स्पेसेस में नेक की, तो वो आपकी लैटरल फेरेंजियल स्पेस और रेट्रोफेरेंजियल स्पेस को इन्वॉल्व करेगी। तो पहले वो लैटरल फेरेंजियल स्पेस के बारे में बताता है। तो जब आपकी इन्फेक्शन प्राइमरी स्पेस से लैटरल फेरेंजियल स्पेस में आएगी तो क्या होगा और उसकी स्पेस की बाउंड्रीज़ वगैरह क्या हैं और उसकी शेप क्या है। तो यहाँ पे वो बताता है कि इसकी इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप है, जो कि बेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड करके इन्फीरियरली हायर्ड बोन तक आती है। अब ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है ये बेसिकली आपके जो मीडियल टेरिगॉइड है उसके जो है मतलब जो मीडियल टेरिगॉइड है वो इसके लैटरली प्रेजेंट है, यानी ये मीडियल टेरिगॉइड मसल से मीडियली प्रेजेंट है। तो जब आप पीछे वाली डायग्राम देखेंगे जिसमें आपने टेरिगोमैंडिबुलर स्पेसेस और मैस्टिकेटर स्पेसेस पढ़ी थी सारी, तो उसमें जो सबसे मीडियल चीज़ उसने दिखाई हुई थी वो मीडियल टेरिगॉइड मसल था, यानी ये स्पेस उससे मीडियली प्रेजेंट है। और जो मीडियली इसकी बाउंड्री है वो आपका सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल आ जाता है। तो ये इसकी आपको सुपीरियर और इन्फीरियर बाउंड्री पता चल गई और मीडियल और लैटरल बाउंड्री पता चल गई। और एंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्री इस तरह के पोस्टीरियरली तो ये आपकी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इसको बाउंड करेगी, और एंटीरियरली जो है आगे से आपको टेरिगोमैंडिबुलर राफे इसको जो है इसकी बाउंड्री बनाएगा। अब इसमें है क्या और इसकी एक डिवीजन है जो आपने देखनी है। इस स्पेस के अंदर से आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस गुजर रहा होता है, तो उसके एंटीरियरली जितना आपका ट्रायंगल का पार्ट आ जाता है उसको आप एंटीरियर कंपार्टमेंट कह देते हैं, और उससे पीछे जो है उसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कह देते हैं। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, जो एंटीरियर बाउंड्री यानी टेरिगोमैंडिबुलर राफे से लेकर स्टाइलॉइड प्रोसेस तक है, उसके अंदर आपका सिर्फ लूज एरियल और कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, और जो स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ आपके मसल्स एसोसिएटेड हैं वो होते हैं उसके अंदर। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो बेसिकली आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस एंटीरियरली से लेके पीछे रेट्रोफेरेंजियल स्पेस तक होगा। इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ही इसी स्पेस की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आ जाती है। इसके अंदर आपकी बेसिकली कैरोटिड शीथ पड़ी होती है, और कैरोटिड शीथ में आपको पता है कि आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जो डिवाइड होकर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, वो भी इसके अंदर होती है। इंटरनल जगुलर वेन इसके अंदर होती है, वेगस नर्व इसके अंदर होती है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। उसके अलावा ग्लॉसोफेरेंजियल और हाइपोग्लॉसल नर्व भी इसके अंदर से पास करती है कैरोटिड शीथ के अंदर से। तो जब बेसिकली आपकी इन्फेक्शन चली जाएगी लैटरल फेरेंजियल स्पेस के अंदर, तो इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है वो या मल्टीपल स्ट्रक्चर्स कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस है। और क्योंकि ये सारे मेजर नर्व्स और वेसल्स हैं, तो जब इनकी थ्रोम्बोसिस होगी या इनको डैमेज होगा तो ऑब्वियसली वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। फिर आ जाता है कि आपके क्लिनिकली क्या आपको फीचर्स नज़र आएंगे। तो ऑब्वियसली साथ इसके मीडियल टेरिगॉइड मसल पड़ा हुआ है, मीडियल टेरिगॉइड मसल की इन्फेक्शन होगी और सारा उसमें जब स्वेलिंग वगैरह जाएगी तो आपको फर्स्ट जो केस मिलेगा, जो साइन मिलेगा वो ट्रिस्मस का होगा, यानी जो उसकी माउथ ओपनिंग है वो लिमिटेड हो जाएगी। उसके साथ आपको लैटरल नेक पे एक स्वेलिंग मिलेगी, और जो स्वेलिंग होगी उसमें वो इम्पॉर्टेंट बात ये बताता है कि वो मैंडिबल से लेके आपकी जाती है, बल्कि जाती है स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, और उसके दरमियान में होती है इन्फीरियर जो बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है उसके और स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड के दरमियान में होती है। तो जब ये स्वेलिंग चली जाती है, बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको जो एंगल ऑफ द मैंडिबल है वो पैल्पेट नहीं होगा। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, यानी एक आपके पास ट्रिस्मस हो गया और दूसरा आपको एंगल ऑफ द मैंडिबल पैल्पेट नहीं हो रहा। फिर वो बताता है इंट्राओरली आपको क्या मिलेगा, तो वो कहता है ओरोफेरिंक्स की जो लेटरल वॉल है वो आपको बल्ज, उसमें स्वेलिंग नज़र आएगी, बल्ज नज़र आएगा। और बाकी वही जो स्वेलिंग के साथ आपको फीचर्स मिलते हैं, डिस्फेजिया होगा, डिस्फोनिया होगा,
सलाइवरी सिक्रीशंस उससे हैंडल नहीं होंगी और फीवर होगा ऑब्वियसली। तो बाद में वो यही बताता है कि डेंजरस ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको ऑब्वियसली पता है कि एक तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस है, उसके अलावा आपको पता है जितनी भी अंदर उसके जो मेजर वेसल्स और नर्व्स हैं उनका थ्रोम्बोसिस हो सकता है और उनमें बेसिकली क्रेनियल नर्व्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं। तो ये इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। और फिर आपकी आ जाती है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। रेट्रोफेरेंजियल स्पेस सिंपल ये है कि आपकी जो लेटरल फेरेंजियल स्पेस से पीछे जो स्पेस पड़ी है उसको रेट्रोफेरेंजियल स्पेस कहेंगे। तो सिंपल टर्म्स में तो ये है कि इसकी इंटीरियर बाउंड्री आपकी लेटरल फेरेंजियल स्पेस बना रही है, लेकिन अगर आप उसको फेशिया में बताएं और मसल्स वगैरह में बताएं तो आपके जो कंस्ट्रक्टर मसल्स होते हैं फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स वो इसकी इंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं। उसके साथ आपका पड़ा होता है बकोफेरेंजियल फेशिया, वो इसकी इंटीरियर बाउंड्री बनाता है और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है वो इसकी एलर फेशिया से बनती है। अगर आप वो जो कट सेक्शन है जो चैप्टर के स्टार्ट में उसने दिया हुआ है उसमें देखें तो उसने जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस दिखाई हुई है वो आपकी आती है बकोफेरेंजियल फेशिया और एलर फेशिया के दरमियान में, और जो डेंजर स्पेस है वो एलर फेशिया और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के दरमियान में है। तो ये दोनों स्पेसेस जो हैं ये इस में इम्पॉर्टेंट आ जाती हैं जब यहाँ पे डिजीज़ आ जाती है। तो जो आपकी बेसिकली है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस ये बकोफेरेंजियल फेशिया और एलर फेशिया के दरमियान में है। सुपीरियर ये इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर बाउंड्रीज हो गई। जो सुपीरियर बाउंड्री है वो बेस ऑफ द स्कल है और जो जो इंफीरियर बाउंड्री है या कॉर्डल बाउंड्री है वो आपकी वेरी करती है 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर 4th थोरेसिक वर्टिब्रा के दरमियान में कहीं पे एंड होता है, और एंड वहाँ पे होता है जब बकोफेरेंजियल फेशिया आपका फ्यूज़ कर जाता है एलर फेशिया के साथ। जब वो फ्यूज़ कर जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्पेस ख़त्म हो जाएगी, और स्पेस ख़त्म हो जाएगी तो इसके पीछे आपका जो पड़ा हुआ है डेंजर स्पेस जिसको कहते हैं वो है आपकी एलर फेशिया और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के दरमियान में। तो जब इन्फेक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ऑब्वियसली वो डेंजर स्पेस में जाने का उसका चांस ज़्यादा है, और जब वो डेंजर स्पेस में चली जाएगी तो उसमें उसको डेंजर स्पेस बेसिकली इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे पहुंची हुई इन्फेक्शन जो है वो मीडियस्टाइनम में पहुंच जाती है और मीडियस्टेनाइटिस करवा देती है। और मीडियस्टेनाइटिस में बेसिकली आप मीडियस्टाइनम बेसिकली आपके लंग्स के अराउंड जो कैविटी है उसको कहते हैं, जिसमें आपका हार्ट भी होता है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स वगैरह होती हैं। तो जब इन्फेक्शन वहाँ चली जाएगी तो ऑब्वियसली उनका भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है और वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी है। क्लिनिकली आपको एक क्रिटिकली इल अपीयरेंस मिलती है, न्यूरल कंप्रेशन भी हो सकती है, वो बताता है वेगस नर्व के साथ, और उसका जो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ होता है। तो ये बेसिकली आपकी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, इससे इन्फेक्शन आपकी डेंजर स्पेस में जा सकती है। फिर वो सिर्फ ये बताता है कि जो प्रीवर्टिब्रल स्पेस है आपकी वहाँ पे वो कहता है डायरेक्टली ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन से आपकी इन्फेक्शन नहीं हो सकती। उसमें जो एक ही सिनेरियो उसने बताया है वो ये कहता है कि अगर आपके जो वर्टिब्रा है उसका ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए और वो स्प्रेड कर जाए तो फिर आपकी प्रीवर्टिब्रल स्पेस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन जा सकती है। तो ये सिंपल जो बातें आपको रेट्रोफेरेंजियल और लेटरल स्पेस में याद रखने वाली थी वो यही थी। फिर वो मैनेजमेंट बता देता है। मैनेजमेंट बेसिकली जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उन्हीं पे होनी है कि आपने सिविरिटी ऑफ द इन्फेक्शन पता करनी है और उस तरह सारा आपने उस तरीके से करना है कि सिविरिटी के बाद आपने पेशेंट का होस्ट डिफेंस चेक करना है, जनरल डेंटिस्ट उसको ट्रीट करेगा या सर्जन ट्रीट करेगा, फिर आपने उसको सर्जिकली ट्रीट कर देना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, और जो सारा उसने पीछे बताया था वो होना। यहाँ पे वो सिर्फ यही थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता है कि एयरवे मैनेजमेंट में अगर आप बेसिक मनूवर तो आपकी हेड टिल्ट और जॉ थ्रस्ट आ जाती है, उससे नहीं ठीक हो रहा तो ऑब्वियसली आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे। एंडोट्रेकियल ट्यूब आपकी माउथ की स्वेलिंग की वजह से अंदर नहीं जा रही तो आप एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करेंगे या क्रिकोथायरोटमी करेंगे। फिर बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट वही है, मैनेजमेंट वही है कि आपने इंसिजन करके ड्रेनेज देनी है और जो सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन है उसको आपने रिमूव करना है। बेसिकली जो भी आपका टूथ करवा रहा है ये इन्फेक्शन उसको आपने एक्सट्रैक्ट करवा देना है, और उसके बाद आपने सिंपल उसको जहाँ पे अगर ज़्यादा उसकी स्वेलिंग वगैरह है तो उसको आपने इंसाइज करके ड्रेन कर देना है, अदरवाइज़ वो आप सॉकेट में से भी ड्रेन हो जाएगा। फिर आपकी स्पेसिफिक इन्फेक्शन हैं जिनमें फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो जो आपका बेसिकली कैवर्नस साइनस है ये आपकी ड्यूरल वीनस साइनस है जो कि मिडिल क्रेनियल फॉसा में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, सेला ट्रेशिका के साथ। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो आपकी वीनस ड्रेनेज होती है ब्रेन की मिडिल क्रेनियल फॉसा से वो इसने करवानी होती है विद अदर जो दूसरी वीनस साइनसेस होती हैं उनके साथ
इसका भी यही काम है कि इसने वीनस ड्रेनेज करवानी है ब्रेन की मिडिल क्रेनियल फॉसा से। तो अब हमें इसका पाथ एक है वो पता होना चाहिए कि किस पाथ से आपकी इन्फेक्शन जो है वो आपकी कैवर्नस साइनस तक पहुंचती है। तो दो बेसिकली एरियाज़ हैं, एक तो जो हम पढ़ रहे हैं ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस वो आपकी स्प्रेड कर सकती हैं कैवर्नस साइनस के अंदर, और दूसरी आपकी जो डेंजर एरिया ऑफ द फेस होता है उससे भी इन्फेक्शन आपकी जा सकती है कैवर्नस साइनस में। डेंजर एरिया आपका एक ट्रायंगल होता है जो टिप ऑफ द नोज से लेके एंगल जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ हैं, इन 3 पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो जो ट्रायंगल बनता है ये डेंजर एरिया ऑफ द फेस होता है, और इसके अंदर की इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली आपकी जो है कैवर्नस साइनस में जा सकती है। और कैवर्नस साइनस के कंटेंट्स इस तरह के होते हैं कि उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो जो इसके दो पाथवेज बनते हैं, एक आपका एंटीरियर पाथवे होता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू कैवर्नस साइनस का, और एक पोस्टीरियर पाथवे होता है। जो एंटीरियर पाथवे होता है वो आपका इस तरह होता है कि एंगुलर वेन से स्टार्ट होता है, वो मिलता है सुप्राऑर्बिटल वेन से, फिर उसके आगे सुप्राट्रॉक्युलर वेन आती है और वो ऑफ्थैल्मिक वेन्स में ड्रेन होगी, और मतलब वो ऑफ्थैल्मिक वेन से मिलती है। और ऑफ्थैल्मिक बेसिकली दो होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक, जो डायरेक्टली मिलती हैं जाके कैवर्नस साइनस से। तो एंटीरियर पाथवे स्प्रेड तो ये हो गया, और जो पोस्टीरियर पाथवे है स्प्रेड का वो आपका टेरिगोइड प्लेक्सस से है, और यानी जो आपका वीनस ब्लड टेरिगोइड प्लेक्सस में होता है वहाँ से आपकी एक एमिसरी वेन कनेक्ट करती है इसको कैवर्नस साइनस से। तो क्योंकि इनमें वैल्व्स नहीं होते तो रेट्रोग्रेड फ्लो भी हो सकता है, इसलिए इन्फेक्शन जो है वो आपकी चली जाती है, स्प्रेड कर जाती है कैवर्नस साइनस के अंदर। तो ये बेसिकली उसके दो पाथवेज हो गए जिससे वो स्प्रेड करेगी। और उसके बाद आपने बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, और अगर वहाँ पे इन्फेक्शन चली जाए तो उसके क्या सिम्टम्स वगैरह आएंगे। तो जो आपके पास उसके कंटेंट्स हैं वो आ जाते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 2, 3, 4 और 6, और जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी सेकंड वेन यानी मैक्सिलरी डिवीजन होगी, और उसके साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तो वो ये बताता है बेसिकली कि वैसे तो कोई भी इनमें से अगर कैवर्नस साइनस में इन्फेक्शन जाती है तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उसकी डिजीज़ हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली वो एब्ड्यूसेंस नर्व का बताता है, क्योंकि वो लैटरली प्रेजेंट होती है, इसलिए बताता है उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा आपकी कॉमनली इफेक्ट होती है। अब आपकी एब्ड्यूसेंस नर्व इफेक्ट होने से होता क्या है वो बताता है, लैटरल रेक्टस की पैल्सी हो जाती है, यानी एब्ड्यूसेंस नर्व आपकी लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से उसकी पैल्सी हो जाएगी। तो उसमें जो क्लिनिकल फीचर आपको मिलेगा वो आपने सिंपल इस तरह से याद रखना है कि लैटरल रेक्टस मसल का फंक्शन क्या है। तो जितने भी रेक्टस मसल्स होते हैं इनका जो नाम होता है ये उसी मूवमेंट में आपकी आई की उसी डायरेक्शन में आई की मूवमेंट करवाते हैं। 4 रेक्टस मसल्स होते हैं आपके, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और लैटरल रेक्टस। तो जो इनका नाम है ये उसी डायरेक्शन में आई की मूवमेंट करवाते हैं। तो जो लैटरल रेक्टस मसल की पैल्सी होगी वो लैटरल साइड पे आपके जो आई है उसको मूवमेंट नहीं हो पा रही होगी। तो उसमें जब आपकी आई की एग्जामिनेशन करते हैं तो आप पेशेंट के सामने एक एच बनाते हैं अपनी उंगली से और उसको कहते हैं उसको फॉलो करें। तो जब आप आई की लैटरल साइड पे जा रहे होंगे तो वो लैटरली उसको फॉलो नहीं कर सकेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये एब्ड्यूसेंस नर्व का इशू आया हुआ है उसको। और तो ये बेसिकली एब्ड्यूसेंस नर्व का उसने बता दिया। और उसके बाद वो एक अर्ली फाइंडिंग बताता है कि आपको जो अनअफेक्टेड साइड की आई होगी उसमें रेटिनल वेन्स की कंजेशन मिलती है जब आप ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एग्ज़ाम करते हैं। तो ये बेसिकली दो उसके क्लिनिकल साइंस उसने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो ये बेसिकली आपकी कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसको एज एन एमरजेंसी ट्रीट करना होता है।